हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी सीरीज का ये हमारा एमसीक्यू सीरीज का सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जहाँ पर हमारी बात हो रही है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान की, जहाँ हम देखेंगे कि काफी सारे की टर्म्स हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि जो वेस्टिंग पीरियड कर एक की टर्म आपने पढ़ा है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो एग्जैक्टली होता क्या है? वो टाइम ड्यूरेशन जब कोई भी एम्प्लॉय अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं राइट टू बाय शेयर्स, या फिर टाइम पीरियड जब हमारे पास में ग्रांट डेट और जो डेट है कि कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस हमें मीट करनी है, तभी हम यहाँ पर अपनी ये जो स्टॉक्स है इनको यूज कर सकते हैं, ये जो अपनी राइट्स है नहीं यूज कर सकते हैं। द डेट ऑन विच द कंपनी एंड एम्प्लॉय अग्री टू द टर्म्स ऑफ द ESOP, या फिर टोटल ड्यूरेशन जिसमें की स्कीम जो है वैलिड रहेगी, या पीरियड जहां पर की वेस्टिंग जो है वो हमारे एम्प्लॉयज अब अप्लाई कर सकते हैं ESOPs के लिए। तो बताओ कौन सा यहाँ पर वेस्टिंग पीरियड के लिए आंसर होगा। देखो, वेस्टिंग पीरियड एग्जैक्टली क्या होता है? ये वो टाइम है जहां पर हमें बोला गया कि देखो, मान लो फॉर एन एग्जांपल, अगर एक एम्प्लॉय इस पर्टिकुलर कंपनी में 3 साल के लिए जॉब करता है, और 3 साल जॉब करने के बाद में हम उनको यहाँ पर ESOPs की राइट देते हैं। ठीक है, तो 3 साल के लिए उनको 3 साल, ऐसा नहीं है कि ESOPs उनके एक्यूमुलेट नहीं हो रहे, वो तो हो रहे हैं, बट वो तभी यहाँ पर काम कर सकते हैं, इन ESOPs को यूज कर सकते हैं जो डिस्काउंट मिलेगा इन केस कि वो इस पर्टिकुलर कंपनी में 3 इयर्स कंप्लीट करें। तो वो जो 3 इयर्स का टाइम है, स्पेसिफाइड टाइम जो इनको पास करना है, या फिर कंडीशंस जो इनको मीट करनी है, ताकि ये यहाँ पर इनको राइट्स मिले टू एक्सरसाइज देयर स्टॉक ऑप्शंस। ठीक है, तो पीरियड दैट द डेट्स आर द ऑप्शंस आर ग्रांटेड, और जब वो यहाँ पर फुल्ली अर्न एंड अलोंग विद दैट एक्सरसाइजेबल बनेंगी। ESOPs में जो मुझे स्टॉक्स मिल रहे थे वो फ्री में तो मिल नहीं रहे थे, मेरी मेहनत का पैसा था, और वो मेहनत का पैसा जो था वो मुझे डिस्काउंटेड फॉर्म में मिल रहा था। तो मेरी कंपनी मुझसे ये बोल रही है कि अगर ये मेहनत मैं 3 साल उनके साथ करती हूँ, 3 साल मैं उनके साथ कनेक्टेड रहती हूँ, उनको यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, तभी वो मुझे ये एक्सरसाइज करने की राइट्स देते हैं। और इसी को ये जो ड्यूरेशन है, ये जो टाइम ड्यूरेशन है, ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका वेस्टिंग पीरियड। नेक्स्ट आ जाते हैं, जब कोई एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन को इवैल्यूएट किया जा रहा है, और यहाँ पर कॉमन वैल्यूएशन मेथड्स को हमें क्या करना है? यूज करना है, ताकि हम इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकें। तो ये पूछ रहे भाई, ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो है स्टॉक ऑप्शन की, इसे कैलकुलेट कैसे करोगे? तो ये यहाँ पर प्राइस जो है, ठीक है, वो हमारा एम्प्लॉय पे करेगा टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, या जो एक्सेस ऑफ द मार्केट प्राइस है शेयर का ओवर द एक्सरसाइज प्राइस। मार्केट प्राइस जिसमें मान लो अगर 1,000 रुपए में ये शेयर मार्केट में ट्रेडेबल है, बट क्योंकि मैंने ESOP लिया है और मेरी कंपनी से मुझे डिस्काउंट में दे रही है, तो मैं एक्सरसाइज कितने में कर सकती हूँ? ये 900 रुपीज में। तो ये बोल रही है कि वो जो 100 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, उसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलेंगे, या फिर वो अमाउंट जिसमें कि हम यहाँ पर इस स्टॉक को एक्सचेंज कर सकते हैं आर्म लेंथ प्राइस पर। आर्म लेंथ प्राइस मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पर एक भाई दूसरे भाई को कोई भी सामान बेच रहा है, तो गवर्नमेंट या फिर हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज कहती हैं कि आप उनको एज अ कस्टमर ही ट्रीट करोगे, ना कि रिलेटेड पार्टी। तो यहाँ पर सेम चीज होती है कि कंपनी की खुद की ब्रांचेस हो सकती हैं, सब्सिडरीज हो सकती हैं, तो उसमें जो ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें बोलते हैं हम आर्म लेंथ प्राइस पर। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि जो अमाउंट यहाँ पर स्टॉक ऑप्शन एक्सचेंज कर रहे हैं इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन, फिर बोल रहे हैं कि जो मार्केट प्राइस है शेयर का ऑन द ग्रांट डेट, या फिर जो एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द ऑप्शन प्लस एनी अपफ्रंट पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉय। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर इसका आंसर क्या करेक्ट रहेगा। तो देखो, हमारे पास में इसका आंसर बी हो जाता है। कैसे? तो ये जो डिफरेंस था, जो मैंने आपको करेंट मार्केट प्राइस में और जो एक्सरसाइज प्राइस दिया गया, वो जो बताया था ना डिफरेंस 100 रुपीज वाला, वही हमारी क्या हो जाती है? 100 रुपीज वो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाती है। आगे समझ में? चलो नेक्स्ट आ जाओ। कंपनीज पर्टिकुलरली जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, ये ESOPs को यूज करते हैं, ताकि यहाँ पर अलग अलग रीजंस की वजह से, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि भाई प्राइमरी मोटिवेशन क्या है फॉर अ स्टार्टअप कंपनी जो कि अभी क्रैश में लो है, टू ऑफर सच ESOPs टू इट्स एम्प्लॉइज। तो यहाँ पर हम क्यों ESOPs दे रहे हैं? जरूरत क्या है ESOPs देने की? तो देखो, यहाँ पर पहला ऑप्शन है, मैंने वैसे कॉन्सेप्ट क्लास में आपको ये बात बहुत अच्छे से बताई थी, या तो हम कंप्लाई कर रहे हैं विद द मैंडेटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर ऑल न्यू एम्प्लॉइज कंपनीज, या फिर हम रिड्यूस करेंगे कंपनी का
टैक्सेबल इनकम बाय क्लेमिंग द वैल्यू ऑफ ऑप्शंस एज अ लार्ज इमीडिएट एक्सपेंस, या फिर हम यहाँ पर अट्रैक्ट मोटिवेट करेंगे हमारे और रिटेन करेंगे टैलेंटेड एम्प्लॉइज को बाय ऑफरिंग देम अ शेयर इन द कंपनीज फ्यूचर सक्सेस देयरबाय कंजर्विंग कैश, और या फिर इमीडिएटली इंक्रीज करेंगे कंपनी के सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को, या फिर यहाँ पर एक सिंपल रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान दे रहे हैं। एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं ESOP से? ESOPs का पर्टिकुलर पर्पस क्या होता है कि मान लो मेरे पास में यहाँ पर एज अ कंपनी मैंने स्टार्ट किया। अब जब मैंने स्टार्ट किया, हो सकता है मेरे पास केवल यहाँ पर 50 लाख रुपए थे, और उन 50 लाख रुपए को मुझे यूज करने के लिए अपनी मशीनरीज में और बाकी चीजों में चाहिए था। एंड मेरे जो यहाँ पर लोग आए हैं वो स्पेशलाइज्ड लोग हैं, उन्हें थोड़ी हायर सैलरीज देनी है, जो कि एज ऑफ नाउ मेरी कैपेबिलिटीज के अंडर नहीं आता। तो मैं एज अ कंपनी क्या करूंगी, मैं इन लोगों को बोलूंगी ठीक है आप एक काम करो, आप मेरी कंपनी के शेयर्स का एक हिस्सा जो है मैं आपको सस्ते में दे दूंगी, डिस्काउंट में दे दूंगी। बस आपको क्या करना है, आपको 3 साल या 5 साल वॉट एवर द टाइम इज, जो भी हमारा वेस्टिंग पीरियड है, इतने साल हमसे जुड़े रहना है। अब एम्प्लॉय यहाँ पर क्या फायदा होगा, एम्प्लॉय को भी ओनरशिप मिल जाएगी कंपनी में, तो अगर कंपनी अच्छा ग्रो करेगी तो एम्प्लॉय को भी बेनिफिट होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कंपनी जो है उसको यहाँ पर एक गुडविल मिल जाएगी एम्प्लॉय की, क्योंकि इनके पास में भी कंपनी के शेयर्स हैं। तो यहाँ पर ओनरशिप में जब हम काम करते हैं वो एक अलग चीज होती है, जब हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो एक अलग चीज होती है। तो कहीं ना कहीं वो वाला हमारा एक मैच बन जाता है। आगे समझ में? अब देखो, अब स्टेटमेंट्स पढ़ोगे ना तो अब अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हमारा आंसर होना चाहिए। तो ऑफकोर्स इसका आंसर सी होगा। स्टार्टअप जो होती है उनमें कैश इतना ज्यादा नहीं होता, और यहाँ पर क्योंकि उनको compete करना है, कॉस्टिंग आपने पढ़ी थी, प्रोडक्शन कॉस्ट हमें कम करनी होती है, क्योंकि सेलिंग प्राइसेस पर हमारा बहुत बड़ा हाथ नहीं हो सकता, तो हम इसको यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान्स, which plan specifically entitles employees to receive cash or shares for an amount equivalent to the excess of the market price of the shares on the exercise date over a stated price। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि भाई देखो, हमारे पास में अलग अलग एम्प्लॉयज हैं जिनको हमने डिसाइड किया कि किसको कितनी पेमेंट करनी है और किस तरीके से यहाँ पर हमें चीजें देनी है। तो अब यहाँ पर कौन सा ऐसा प्लान है जो स्पेसिफिकली बता रहा है कि भाई ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज को कैश या शेयर्स एक इक्विवेलेंट अमाउंट के मिलेंगे टू द एक्सेस प्राइस ऑफ द मार्केट शेयर्स ऑन द एक्सरसाइजेबल डेट ओवर अ स्टेटेड प्राइस, जो ESOPs का हमारा बेनिफिट हो रहा था। पहला है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, दूसरा है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, तीसरा है स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, चौथा है जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, हम एम्प्लॉइज को राइट दे रहे हैं कि भाई आप एक काम करो, आपको यहाँ पर जो बोनस है, ठीक है, अब वो बोनस आपको कैसे मिल रहा है, जितना की कंपनी का स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। मान लो 10 रुपए का फेस वैल्यू से मैंने कंपनी शुरू की थी, और यहाँ पर अब कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है, तो वो जो 10 रुपए का फेस वैल्यू वाला शेयर था उसका करेंट मार्केट प्राइस 100 रुपीज है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर जो बोनस है वो हम या तो कैश में देते हैं, या हमने कंपनी के शेयर्स दे दिए, या तो कॉम्बिनेशन दे दिया। तो ESOPs में क्या है, यहाँ पर इनके पास में एक एक्सरसाइज प्राइस नहीं है, ठीक है, अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा। ESOPs और हमारा स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स में यही डिफरेंस है बेसिकली, कि एक जगह पर तो हमें यहाँ पर बोनस के तौर पर मिल रहे हैं ये शेयर्स, और एक जगह हमें इन शेयर्स को खरीदना है, बस वो हमें सस्ते में मिल जाएंगे, ठीक है। फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस ESOPs जो है उन्हें हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन हाउ दे विल बी सेटल्ड। तो एक ESOP जो है एक कंपनी में यहाँ पर क्या करेंगे, सर्विसेज एक्वायर करते हैं बाय इनकरिंग अ लायबिलिटी टू ट्रांसफर कैश टू एन एम्प्लॉय। यहाँ पर हमें क्या करना था, भाई कैश देना था एम्प्लॉय को, वो नहीं देकर हम अपने शेयर्स थोड़े सस्ते में दे रहे हैं, तो वो जो पैसा है ना, अब यहाँ पर कंपनी ऑल्दो इसको सस्ते में दे रही है, डिस्काउंट में दे रही है, लेकिन एक अलग से रिजर्व्स वगैरह तो हमारे पास होनी चाहिए। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि भाई देखो, जो आप यहाँ पर अमाउंट दे रहे हो, है ना, वो ऑन द वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इसको हम बोलेंगे क्या, नाम क्या है इसका? तो एक इक्विटी सेटल्ड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है, कैश सेटल्ड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान विद कैश ऑल्टरनेटिव, और रीलोड ऑप्शन प्लान, या फिर ग्रेडेड वेस्टिंग प्लान। तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे कैश सेटल्ड एम्प्लॉय स्टॉक प्लान, जहां पर
कंपनी को बोला गया कि भाई देखो अपने जो यहाँ पर एम्प्लॉइज है इन्हें कैश में पैसा दो। अब ये जो पेमेंट है ये यहाँ पर पता कैसे चलेगी कि कंपनी के जो स्टॉक्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पर एप्रिशिएट हो रहे हैं। तो जिस भी तरीके से कंपनी के स्टॉक्स एप्रिशिएट हो रहे होंगे कंपनी यहाँ पर रिकॉर्ड करेगी इसको एक लायबिलिटी फॉर दिस फ्यूचर पेमेंट, जो कि यहाँ पर शेयर की वैल्यू के हिसाब से चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट आ जाओ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पर ESOPs का हमें करना है जो कि डिपेंडेंट होगा हमारी वेस्टिंग कंडीशंस पर। तो हाउ शुड अ कंपनी अकाउंट फॉर एन इक्विटी सेटल्ड ESOP इन विच द ऑप्शंस वेस्ट इमीडिएटली ऑन द ग्रांट डेट। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें किस तरीके से करना है यहाँ पर इक्विटी सेटल्ड ESOPs का, जहां पर जो हमारे ऑप्शंस हैं वो इमीडिएटली वेस्ट होते हैं ऑन द ग्रांट डेट। तो कंपनी जो है उनको ऐसे एक्सपेंस रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगी या रिकॉग्नाइज करेगी ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड सर्विस पीरियड। या फिर कंपनी यहाँ पर सर्विसेज जो है उनको रिकॉग्नाइज करेगी कि भाई फुल में मुझे मिल चुकी है जितनी सर्विसेज चाहिए थी, और एक करस्पॉन्डिंग इंक्रीज कर देगी इक्विटी का ऑन द ग्रांट डेट इटसेल्फ। जैसे अब यहाँ पर ये मानकर चलेंगे हम पहले से ही कि ठीक है इन्होंने हमें 3 साल की सर्विस दी है और 3 साल में इनके 300 शेयर्स बनते हैं, तो वो हमने इनको 300 शेयर्स दे दिए हैं, ठीक है। या फिर कंपनी जो है वो वेट करेगी अंटिल कि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड हो और हम अपने खर्चों को रिकॉग्नाइज करें। या कंपनी रिकॉर्ड करेगी एक्सपेंसेस को ओनली व्हेन द एम्प्लॉय लीव्स द कंपनी। तो यहाँ पर ये जब कंपनी छोड़ देगा हमारा एम्प्लॉय तब हम कहेंगे कि चलो भाई अब इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। कंपनी इतनी तो केयरलेस होगी नहीं, है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, जिसमें इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को हम ग्रांट करेंगे इमीडिएटली। इसका मतलब एम्प्लॉय को ऐसा नहीं है कि अभी वो अपनी पूरी 3 साल की सर्विसेज कंप्लीट करें, अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि भाई उन्होंने कंप्लीट कर दी है। आपको याद होगा मैंने कंजर्वेटिज्म का प्रूडेंट का वाला आपको ये समझाया था काउंटिंग प्रिंसिपल। अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमने रिवेन्यू रिकॉग्निशन की भी बात की थी। तो यहाँ पर वही सारी चीजें हम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसी को अक्रूवल वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एक तरीके से लेकर चल रहे हैं, जिसमें कि हमारा जो कंपनी है वो प्रिज्यूम करेगा कि सर्विसेज तो हमारे एम्प्लॉय ने दे दी हैं और कंसिडरेशन जो है वो हमारे पास ऑलरेडी मिल गया है। तो ऑन द ग्रांट डेट कंपनी रिकॉग्नाइज करेगी सर्विसेज को रिसीव्ड इन फुल और एक करस्पॉन्डिंग इंक्रीज हमें इक्विटी में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आ जाओ, अब यहाँ पर एक एम्प्लॉय का स्टॉक ऑप्शन जो है वो वेस्ट किया गया, दे हैव अ सर्टेन पीरियड टू एक्सरसाइज देम। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर एक एम्प्लॉय यहाँ पर अपने वेस्टेड ऑप्शंस को यूज नहीं करता और वो एक्सपायर हो जाते हैं तो किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे। आपने तो अपनी बुक्स में पहले से दिखा दिया कि भाई मैंने इसको ये शेयर्स दिए हैं क्योंकि इसने सर्विसेज पूरी कर दी। अब यहाँ का प्रॉब्लम ये आ गई कि ये 3 साल रुके ही नहीं हमारे साथ में, ये छोड़कर चले गए कंपनी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है आपको, थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ते जाना। मैं कॉमन मैन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, इसकी पीडीएफ आपको ई बुक सेक्शन में मिल जाएगी, जाकर पढ़ लेना। पढ़ोगे तो टर्म्स थोड़ी आपको बेसिकली जो जार्गन्स होते हैं टेक्निकल जार्गन्स वो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं इट शुड बी रिवर्स्ड एंड चार्ज्ड एज एन एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। या फिर हम इसको या तो रिवर्स कर दें या तो कंपनी के जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करें या तो हम इसको पे आउट कर दें कैश में रिमेनिंग एम्प्लॉइज को, या फिर ये हमारे स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में इंडेफिनिट पीरियड के लिए रहेंगे, या हम इनको यूज कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पर जो कंपनी का शेयर कैपिटल है उसे रिड्यूस कर दें। तो बताओ कॉमन सेंस लगाओ और बताओ क्या आंसर हो सकता है। ऑफकोर्स 20 का आंसर होगा, हम इसको कंपनी के जनरल रिजर्व में भेज देंगे, ठीक है। तो स्टॉक ऑप्शंस जो है वो हमारे वो कंपोनेंट है जहां पर इक्विटी रिप्रेजेंट करेगी कि एम्प्लॉइज ने क्या सर्विस रेंडर की है या फिर रिसीव करी है कंपनी ने इनसे यहाँ पर, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है। अगर वेस्टेड ऑप्शंस यहाँ पर अनएक्सरसाइज रहते हैं और एक्सपायर कर जाते हैं तो कंपनी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि भाई ये जो बंदा है अब यहाँ पर इसको हम शेयर्स इशू करें। तो ऐसी सिचुएशन में जो बैलेंस रिलेटेड टू एक्सपायर्ड ऑप्शन है वो रिवर्स नहीं हो रहा, रेदर हम इसको एक कैपिटल कंट्रीब्यूशन मानकर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे एम्प्लॉय बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें 3 साल की सर्विस भी दे दी, 3 साल की सर्विस देकर कंपनी छोड़कर चले गए। अब इनके नाम के जो शेयर्स थे इन्होंने यूज भी नहीं किए, खरीदे भी नहीं, तो हमने जनरल रिजर्व में दे दिए। ये बीच में छोड़कर चले गए, हमने जो इनको यहाँ पर शेयर्स देने थे इस पर्टिकुलर पीरियड तक वो भी हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं। वेस्टिंग कंडीशंस जो है वो हमारी सर्विस या परफॉर्मेंस के ऊपर हो सकती है, जैसे परफॉर्मेंस बोनस होता है। परफॉर्मेंस कंडीशन यहाँ पर हमारी मार्केट या नॉन मार्केट कंडीशन हो सकती है। तो पूछे मार्केट कंडीशन का कौन सा एक क्लियर एग्जांपल है। तो सबसे पहले बोल रहे हैं एम्प्लॉय जो है वो सर्विस में रहेंगे 3 कंटिन्यूअस ईयर्स के लिए,
या फिर कंपनी का जो यहाँ पर एनुअल रेवेन्यू है वो एटलीस्ट 15% से ग्रो करेगा, या कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर बढ़ जाएगा और यहाँ इन्हें 500 रुपीज के शेयर टारगेट पर शेयर टारगेट प्राइस चूज करना है, या कंपनी सक्सेसफुली लॉन्च कर लेगी 3 नए प्रोडक्ट्स, या कंपनी ने अचीव किया है एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर ऑफ 95%। हमें किसके बारे में बात करनी है? मार्केटिंग कंडीशंस के बारे में, जो मार्केट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर हमने बोला कि भाई कंपनी का शेयर प्राइस मार्केट में करेंट मार्केट प्राइस 500 रुपए है, ये टारगेट इसने अचीव कर लिया है 500 रुपीज पर शेयर वाला, तो ऑफकोर्स एक मार्केट कंडीशन बन गई है ना। तो मार्केट कंडीशन क्या है? परफॉर्मेंस टारगेट, जो कि हमारे मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी के खुद के शेयर्स के हिसाब से होगा। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। Accounting for cash settled and equity settled plans differ significantly. What is the correct accounting treatment for a cash settled employee stock option plan? तो ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, हमने जो अकाउंटिंग करनी है कैश सेटल्ड और इक्विटी सेटल्ड प्लान्स की, वो अलग अलग करनी है। तो कैश सेटल्ड वाले में हमने क्या देखा था कि इनको हम यहाँ पर कैश में जो पैसा दे रहे हैं, ठीक है, आगे जाकर वो कैश में पैसा कैसे देंगे कि हमारे जो शेयर का प्राइस बढ़ता जा रहा है ओवर द इयर्स। और इक्विटी सेटल में क्या है, हम इनको और कुछ यहाँ पर इक्विटीज दे देंगे, राइट। तो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा। तो यहाँ पर कंपनी जो है वो लाइबिलिटी मेजर कर रही थी ओनली वंस एट द ग्रांड डेट एंड डज नॉट एडजस्ट इट लेटर। बताओ फिर इसका आंसर क्या होगा? कंपनी इन सभी ऑप्शंस में से क्या चीज करेगी? तो कंपनी यहाँ पर क्या करती है ना, कंपनी सबसे पहले ये देखेगी कि भाई कितनी सर्विसेज मुझे मिली है और कितनी यहाँ पर जो लाइबिलिटी है वो अभी तक इनकर हो चुकी है, और वो देखेगी अपनी फेयर वैल्यू पर। ठीक है, फेयर वैल्यू कौन से है? जो हमारे करेंट प्राइसेस चल रहे हैं। एंड यहाँ पर फिर रीमेजर करेगी जो लाइबिलिटी हर एक रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में हुई थी, राइट। तो कंपनी को रिकॉग्नाइज करना है कि भाई लाइबिलिटी क्या होगी फ्यूचर कैश पेमेंट की। फिर इनिशियल मेजरमेंट जो है लाइबिलिटी का वो इसके फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग आएगा, जो ग्रांड डेट पर यहाँ पर वैल्यू थी। फिर एक क्रूशियल एस्पेक्ट ये देखी जाएगी, देखो आज यहाँ पर 100 रुपए है, एक साल के बाद में हो सकता है मेरा शेयर जो है वो 500 रुपीज का हो जाए, है ना। तो यहाँ पर आज जो ग्रांड डेट थी उस टाइम पर क्या फेयर वैल्यू थी ये हमने देखा, और इनिशियल मेजरमेंट की। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखेंगे कि जब तक लाइबिलिटी हमारी सेटल नहीं हो रही है तब तक ये फेयर वैल्यू जैसे जैसे शेयर की चेंज हो रही है वैसे वैसे मेरी लाइबिलिटीज को भी मैं चेंज करूँ, और ये मैं हर दूसरे दिन तो करने बैठूंगी नहीं। तो मैं रिपोर्टिंग पीरियड जो है उसमें इसको लेकर चलूंगी, और यहाँ पर जो हमारी डेट ऑफ फाइनल सेटलमेंट है तब तक ये काम करना है। जो भी यहाँ पर चेंजेस होते हैं उन्हें हम प्रॉफिट या लॉस में ले जाएंगे। तो कंपनी के लिए प्रॉफिट होगा अगर शेयर का प्राइस यहाँ पर हमारा कम हो रहा है और हमें कम पैसा देना है। प्रोसेस ऑफ इशूइंग ESOPs involves several procedural steps from drafting a policy to allotting shares. So what is the minimum time gap that must be maintained between the granting of an option and vesting of that option? मतलब जब यहाँ पर हम अलग अलग स्टेप्स लेकर चल रहे हैं तो हमने प्लानिंग यहाँ पर की होती है, एक पॉलिसी होती है जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे अप्रूव करते हैं, और तब हम यहाँ पर अपने शेयर्स को अलॉट करते हैं। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि जो मिनिमम टाइम गैप है जो हमें मेंटेन करना है, हमें इस ऑप्शन को ग्रांट करना है और वेस्टिंग यहाँ पर होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कितना टाइम होना चाहिए? देयर इज नो मिनिमम टाइम गैप। 30 दिन, 90 दिन, 6 महीने या फिर 1 साल। तो यहाँ पर आपके पास में 1 साल का टाइम होता है, ठीक है, कम से कम, जिसमें कि यहाँ पर आपको कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया जाता है उससे पहले आप इसको वेस्ट नहीं कर सकते हो। फॉर अ टेंजिबल आइटम टू बी क्लासिफाइड एज PPE इट मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस। अब ये पूछ रहे हैं कि कौन से ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसमें कि हम किसी भी आइटम को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के डेफिनेशन में यूज कर सकते हैं। समथिंग जिसको हमने हेल्ड फॉर सेल रखा हुआ है, एक टेंजिबल आइटम जिसको हम यूज करेंगे फॉर मोर देन 12 मंथ्स फॉर प्रोडक्शन, रेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। एक टेंजिबल आइटम जो यहाँ की कॉस्ट एक्सीडिंग अ स्पेसिफिक मॉनेटरी थ्रेशोल्ड है, या कोई इंटेंजिबल आइटम जिसको हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में यूज कर रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हो गए, या फिर एक टेंजिबल आइटम जिसको हम एक इन्वेस्टमेंट की तरह यूज कर रहे हैं फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। अब देखो इसमें आपको क्या समझना है कि सबसे पहले तो हम टेंजिबल आइटम की बात कर रहे हैं। अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में इंटेंजिबल वाले हमारे कहाँ चले जाते हैं? दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चले जाते हैं। अब इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमने ये देखा कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं और इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे होते हैं। अच्छा मुझे बताओ, फर्नीचर जो होता है,
फर्नीचर आपका पीपीई में आता है या आपका करेंट एसेट्स में आता है, किस में आता है? देखो, फर्नीचर भी ना हमारा यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स का ही हिस्सा होता है। पहले एक हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था फिक्स्ड एसेट्स के लिए, अब हमने उसे रिप्लेस कर दिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ले आए। तो यहाँ पर दो की कंडीशंस हैं जो हमें मीट करनी है। सबसे पहले तो ये हमारे प्रोडक्शन में या फिर हमारी जो सर्विस हम सप्लाई कर रहे हैं उसमें यूज होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर बोलते हैं कि भाई देखो, आपको यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड है आपसे कि आप इन चीजों को मोर देन 12 मंथ्स यूज करोगे। अब हर दूसरे दिन तो मशीनरी नहीं बदलोगे अपनी। तो आइटम्स जो हमने यहाँ पर सेल के लिए रखे हुए हैं ये हमारी इन्वेंट्री के लिए आ जाते हैं, और जो हमने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखे हैं, जैसे मैंने एक जमीन खरीदी और जमीन खरीद कर मैंने छोड़ दी, सोचा 10-12 साल बाद इसको बेच दूंगी, तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट के लिए, कि भाई जमीन का पैसा यहाँ पर बढ़ जाएगा तब कहीं जाकर इसे बेच देंगे, जैसे घरों में गोल्ड रखा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने कोई सामान है, मान लो एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, अपना प्रोडक्ट बनाया, फिर उसको मैंने रखा कि अब मुझे इसे बेचना है, तो वो हेल्ड फॉर सेल फॉर लेस देन 12 मंथ, डेफिनेटली मैं उसे एज सुन एज पॉसिबल बेचना चाहूंगी, तो ये मेरी इन्वेंट्री में आ जाता है, जिसको हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में पढ़ा हुआ है। चलो अब आ जाओ, स्कोप फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर पीपीई इंक्लूड्स स्पेसिफिक रूल्स फॉर बायोलॉजिकल एसेट्स। अब मैंने आपको बायोलॉजिकल एसेट्स क्या होते हैं ये सारी चीजें बताई थी, तो ये पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी यहाँ पर एसेट्स हैं जिस पर ये स्टैंडर्ड आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, हमने ये देखा बायोलॉजिकल एसेट्स में कि हमारे पास में अलग अलग जैसे प्लांट्स हमने लगाए हैं ना, तो वो सारी चीजें जो हैं उनको हम लेकर चलेंगे। तो लिविंग एनिमल्स से बोल रहे हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, प्लांट्स कल्टिवेटेड टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक wheat or crops, bearer plants such as fruit trees or grapevines, the agriculture produce growing on a bearer plant such as the apple on a tree और ट्रीज ग्रोन फॉर यूज एज लंबर। अब आप सोचो यहाँ पर मेरे को किस में यूज करना है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये मेरे पास कब तक होने चाहिए? मोर देन अ ईयर होने चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर मैं वीट क्रॉप्स की बात करूं या फ्रूट्स की बात करूं, तो ये सब तो मैं तुरंत बेच दूंगी ना, ये तो पेरिशेबल आइटम है, जल्दी खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा आइटम होना चाहिए आपका? यहाँ पर आपके वो बेसिकली प्लांट्स होने चाहिए। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लूं, मैंगो ट्रीज है, ठीक है, मैंने मैंगो ट्री को उगाया, अब वो 4-5 साल में अपनी ग्रोथ में आ जाता है और 4-5 साल के बाद में वो मुझे सालों साल तक क्या देने वाला है? मैंगोज देने वाला है, एंड मैं यहाँ पर उसको अपना प्रोडक्शन में यूज कर रही हूँ। मैंगोज ऐसे किसी कंपनी को या इंडस्ट्री को ले लोगे तो ये मेरे लिए फिनिश प्रोडक्ट हो गया, और जो मैंगो का ट्री है वो मेरे लिए क्या बन गया? एक मशीन बन गया एक तरीके से। तो यहाँ पर ये होते हैं हमारे बेयरर प्लांट्स जिस पर हमारा पीपीई लगता है, और ये एक वो लिविंग प्लांट है जिसको हम प्रोडक्शन में सप्लाई में यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। और यहाँ हमसे ये एक्सपेक्टेड है कि हम यहाँ पर मोर देन 1 पीरियड के लिए इसके जो फ्रूट्स हैं उन्हें यूज कर सकते हैं, और एक रिमोट लाइक्लीहुड है कि इनको हम किसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की तरह बेचेंगे। तो ये हमारा बायोलॉजिकल एसेट्स जैसे कि लिविंग एनिमल्स, एनुअल क्रॉप या फिर प्रोड्यूस इटसेल्फ, जो हमें यहाँ पर प्लांट्स पर एप्पल्स मैंगोज मिल रहे हैं, ठीक है, इन पर एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। Before the cost of an item to be included in the financial statement as PPE, it must specify certain recognition criteria। दो प्राइमरी कंडीशंस आपको बतानी है ताकि हम यहाँ पर किसी भी आइटम को एक पीपीई मानकर चलें। पहला बोल रहे हैं आइटम हमारा फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए कंपनी के प्रीमिसेस पर, और इसकी कॉस्ट हमें पे करनी है कैश में। दूसरा, यहाँ पर इसका प्रोबेबल है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है इस आइटम से रिलेटेड वो हमारे एंटरप्राइज को मिलेंगे, और जो कॉस्ट है आइटम की उसको हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं। तीसरा, आइटम को यहाँ पर ब्रांड न्यू होना चाहिए, फॉर्मल परचेज इनवॉइस होनी चाहिए, आइटम यूजफुल लाइफ यहाँ पर होनी चाहिए एटलीस्ट 5 साल, और इसको हम डेली ऑपरेशंस में यूज करें। कंपनी के मैनेजमेंट जो है वो फॉर्मली अप्रूव करेंगे परचेज को। तो बताओ यहाँ पर कौन सी दो प्राइमरी कंडीशंस है जिसको मुझे मीट करने से पीपीई के डेफिनेशन में मैं इसको यूज कर सकती हूँ। देखो सिंपली पीपीई क्या है? एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो मुझे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स देने वाला है, राइट। तो यहाँ पर इसके जो आइटम के जो भी बेनिफिट्स हैं वो मुझे फ्यूचर में मिलने वाले हैं। आज मैं खर्चा करूंगी, आज मुझे बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, लेकिन कल यहाँ पर यही मुझे एक बड़े बेनिफिट्स देने वाला है। आगे समझ में? दो फंडामेंटल क्राइटेरियाज क्या है?
पहला, इट मस्ट बी प्रोबेबल दैट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द एसेट विल फ्लो टू द एंटिटी। तो यहाँ पर मुझे इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो मुझे रेवेन्यू जनरेशन या कॉस्ट सेविंग में हेल्प करेंगे। दूसरा, कॉस्ट जो है एसेट की वो यहाँ पर हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दो कंडीशंस हमारी एप्लीकेबल हैं। टोटल कॉस्ट यहाँ पर जो होगी किसी भी आइटम की पीपीई में, इसमें परचेज प्राइस भी आएगा और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट भी आएंगी। तो ये पूछ रहे हैं कि किस चीज को हम कैपिटलाइज कॉस्ट ऑफ एन आइटम से अलग लेंगे। मान लो एक यहाँ पर आपने प्लांट बनाना था, ठीक है, मशीन वगैरह लगानी थी। तो सबसे पहले तो मशीन आपके पास आई, ट्रांसपोर्ट होकर आई, अच्छा खासा बहुत दूर से आई, मान लो तमिलनाडु से शुरू हुई आना और सीधे हमारे हिमाचल प्रदेश तक मशीन पहुंची है। अब यहाँ पर जब वो मशीन आई तो बड़ी मशीन थी, उसके लिए हमें पूरा सेटअप कराना पड़ा, उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट अलग लगी। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि कुछ हमारे पास डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है और कुछ हमारी इसकी मेन कॉस्ट है जो हमने खरीदी थी मशीन। अब ये पूछे किसको हम एक्सक्लूड करेंगे इन कैपिटलाइज कॉस्ट से। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, installation and assembly cost, cost of advertising and promotional activities to introduce a new product made by the company machine, promotional fees such as legal fee arising directly from the acquisition, या initial estimate of cost for dismantling and removing the item at the end of his life। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा जब मैंने आपको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट बताई है, तो इसका आंसर आपका सी होगा। देखो हम यहाँ पर उन खर्चों को नहीं लेकर जाएंगे जो कि हमारे किस चीज में जा रहे थे, जब हमारा कोई नया प्रोडक्ट इसने बना कर दिया। लेकिन अगर मुझे इंस्टॉलेशन में कोई कॉस्ट लगी, साइट को यहाँ पर पूरा तैयार कराने में कोई कॉस्ट लगी, या जब ये वापस फैक्ट्री से जाएगी मशीन या इसको रिप्लेस करा जाएगा तो जो भी कॉस्ट लगेगी वो, ये सारी मेरी किस में आ जाती है, ये मेरी कैपिटलाइज कॉस्ट में आ जाती है, जिसमें हम अपनी पार्ट देख रहे हैं कि कितना ओवरऑल कॉस्ट हमें लगा है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखो कोई एंटरप्राइज है जो कि अपने खुद के किसी एसेट को कंस्ट्रक्ट कर रही है अपने यूज के लिए, और ऐसी सिचुएशन में हमने ये देखा कि भाई ये जो एसेट है, ठीक है, ये इसने अपने लिए कंस्ट्रक्ट ऑल दो करा है, बट ये यहाँ पर ऐसे अपने बिजनेस में भी प्रोडक्ट्स को बेचती है। तो हम किस तरह से यहाँ पर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड कॉस्ट को डिटरमिन करेंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पर कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने वाली कंपनी है और वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स यूजुअली तो बेचती है बनाकर, लेकिन यहाँ पर उसने अपने यूज के लिए अपने खुद के ऑफिस ओपन करने के लिए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया है। तो अब आप यहाँ पर इसे किस तरीके से इसको अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने वाले हो, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने वाले हो। या तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि इसको जिस प्राइस पर बेचते वही मार्केट वैल्यू मेंशन करोगे, या जितना आपका कॉस्ट लगा इसे कंस्ट्रक्ट करने में उसको आप लोगे, और कोई भी फालतू इंटरनल प्रॉफिट्स आपको अगर हो गया, जैसे रॉ मटेरियल सस्ता मिला या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो आप एलिमिनेट कर दोगे। तीसरा बोल रहे हैं आप यहाँ पर एक नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन लेकर चलोगे, जो कि आप इसे बेचते तो आप सेल पर अर्न करते, या फिर यहाँ पर आप एबनॉर्मल अमाउंट्स जो है वेस्टेड मटेरियल्स की और लेबर की उसको ऐड कर कर चलोगे, या कॉस्ट जो है वो एक आपका इंडिपेंडेंट वैल्यू है डिटरमिन करेंगे आपके लिए। तो क्या आंसर होगा। याद होगा हमने बुक वैल्यू की बात की थी कि हम क्या करते हैं, बुक वैल्यू पर चीजों को लेकर चलते हैं जिस पर वो हमें पड़ती है। अब हो सकता है हमें वो डिस्काउंट में मिली हो, हमें हो सकता है कि उसका मार्केट वैल्यू अब चेंज हो चुका है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें जिस प्राइस पर वो पड़ी है उसी पर लिखना है। तो यहाँ पर जो हमारी कॉस्ट थी कंस्ट्रक्शन की उस एसेट के लिए, ठीक है, वो हम यहाँ पर लेकर चलेंगे फॉर सेल, रेदर देन कि यहाँ पर हम उसमें कोई भी अपने इंटरनल प्रॉफिट्स लेकर चल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के टाइम पर जो नॉर्मल सेल में हमें लगता है प्राइस वही लेकर चलेंगे। अच्छा, इसमें हम यहाँ पर वेस्टेड मटेरियल और एबनॉर्मल कॉस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो हमारी अलग अलग यूनिट्स में ऐड हो जाती हैं और तब हम अपनी कंस्ट्रक्टेड सेल निकाल रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा कि आपने जिस प्राइस पर इसे बनाया है, चाहे आपको सस्ता पड़ा चाहे आपको महंगा पड़ा, आपको उस प्राइस पर लिखना है, ना कि अपनी प्रॉफिट्स मार्जिन वगैरह चीजें ऐड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंटरप्राइज एक्वायर कर रही थी एक नई मशीन। अब इन्होंने क्या किया, इसको एक्वायर करने के लिए एक ओल्ड सिमिलर मशीन को बेच दिया, एक्सचेंज करा इन्होंने। तो क्या किया इन्होंने, एक मशीन ली उसे बेचा और एक नई मशीन इनको मिल गई, इन्हें एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं देना पड़ा। मान लो वो मशीन गोल्ड की थी तो इन्हें कोई एक्स्ट्रा पैसा ही नहीं देना पड़ा, नई टेक्नोलॉजी के साथ उतना ही पड़ गया। तो अब यहाँ पर जो एक्वायर्ड मशीन की कॉस्ट है वो पूछ रहे हैं कि अब आप यहाँ पर किस तरह से लिखोगे। और यहाँ पर क्यों हमें इस पर कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं पड़ा, क्योंकि कोई कमर्शियल सब्सटेंस यहाँ पर था ही नहीं।
पहला बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर कॉस्ट जो है न्यू एक्वायर्ड मशीन की उसको फेयर वैल्यू पर लेंगे, जो हमारी मार्केट प्राइस है इसकी, या फिर जो ओल्ड मशीन हमने गिव अप की है उसकी करेंटली फेयर वैल्यू क्या है, या कैरिंग अमाउंट जो ओवर द टाइम डेप्रिशिएट होने के बाद में हमारा फिक्स्ड अभी अमाउंट आ रहा है उस अमाउंट पर शो करेंगे, या ओरिजिनल कॉस्ट जो थी ओल्ड मशीन की उस पर करेंगे, या फिर जीरो करेंगे क्योंकि कोई कैश एक्सचेंज ही नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स यहाँ पर कैरिंग अमाउंट लेकर चलेंगे कि पुरानी मशीन की जो करंट प्राइस थी हमारी बुक्स में वो तो 70,000 होती, तो अब जो नई मशीन आई है वो 70,000 की ही हम मानकर चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई भी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हो रहा है तो उसको हम यूजुअली कहाँ पर लेकर चलते हैं, फेयर वैल्यू में। लेकिन अगर कमर्शियल सब्सटेंस जो है वो हमारे ट्रांजेक्शन में इंक्लूडेड नहीं है, कोई भी कमर्शियल सब्सटेंस अगर लैक कर रहा है, तो फ्यूचर कैश फ्लोज को हम यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाएंगे। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे सेम ही रहेंगे, और ऐसी सिचुएशन में जो न्यूली एक्वायर्ड एसेट है उसको हम फेयर वैल्यू पर ना लेकर किस पर मेजर कर रहे हैं, जो कैरिंग अमाउंट की। अदरवाइज अगर ये एक नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है और यहाँ पर लैक ऑफ सब्सटेंस नहीं था, कमर्शियल सब्सटेंस, तो क्या होता, फिर हम इसे फेयर वैल्यू पर लेकर चलते। एक कंपनी ने सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर एक्वायर किया, इनकर किया ऑन अ मेजर ओवरहॉल ऑफ वन ऑफ इट्स एयरक्राफ्ट। तो ये जो ओवरहॉल है ये रिक्वायर्ड बाय एवरी वेरी फ्यू इयर्स एज अ कंडीशन ऑफ कंटिन्यूइंग टू ऑपरेट द एयरक्राफ्ट। हाउ शुड दिस सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर बी ट्रीटेड। यहाँ पर हमने एक मान लो बहुत बड़ी मशीन ली या एक एयरक्राफ्ट लिया। अब एयरक्राफ्ट का आपको भी पता होगा, जैसे थोड़े थोड़े टाइम में ना 3 से 5 साल के अंदर अंदर इसको भेजा जाता है कि इसमें जो भी इंस्पेक्शंस हैं वो करो, जो भी रिपेयर्स मेंटेनेंस होनी है, हो सकता है कुछ गड़बड़ नहीं आ रही हो, अभी दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन फिर भी इंस्पेक्शन के लिए जाता है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो इंस्पेक्शन वाला, ये जो ओवरहॉलिंग वाला कॉस्ट है, इसका करते क्या है, इसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं अपनी बुक्स में। पहला बोल रहे हैं कि इसको रिपेयर्स और मेंटेनेंस एक्सपेंस दिखा देंगे। दूसरा बोल रहे हैं इसमें हमें कैपिटलाइज करना होगा जो कैरिंग अमाउंट है एयरक्राफ्ट की। तीसरा बोल रहे हैं इसे हम डेफर कर देंगे और इसे ना अलग अलग पीरियड्स में अमोर्टाइज कर लेंगे, मतलब मान लो 1,000 रुपए लग जाते हैं तो 10 साल में 100-100 रुपए दिखा देंगे, या फिर यहाँ पर इसको रिवैल्यूएशन सरप्लस में दिखाएंगे, या इसे एक प्रायर पीरियड एक्सपेंस लेकर चलते हैं। तो देखो, अगर हमें यहाँ पर इस तरह से कोई बड़ा कॉस्ट जा रहा है, मेजर इंस्पेक्शन होगा, मेजर चीजें हो रही हैं, तो बड़ा अच्छा अमाउंट लग जा रहा है, तो इसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं हमारे कॉस्ट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ द एयर क्राफ्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये हमारी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स डे टू डे सर्विसिंग में जाते हैं, लेकिन अगर मेजर इंस्पेक्शन हो रहा है तो इसको हमें अलग से ट्रीट करना है। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया अगर मीट हुए तो कॉस्ट जो है वो हमारी कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट में जाती है एज अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और जो कैरिंग अमाउंट हमारे प्रीवियस इंस्पेक्शन की थी, पहले कोई इंस्पेक्शन हुआ, उसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं। राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर कोई एसेट को हमने इनिशियली रिकॉग्नाइज किया और एक कंपनी यहाँ पर चूज करती है कि भाई हमें ना अकाउंटिंग पॉलिसी लेनी है इसके सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की। अब कंपनी डिसाइड करती है कि मैं रीवैल्यूएशन मॉडल लेकर चलूंगी अपनी बिल्डिंग्स का, तो कौन सी पॉलिसी हमें अप्लाई करनी है, तो कौन से एसेट पर हमें ये पॉलिसी अप्लाई करनी है। रीवैल्यूएशन मॉडल आपका कौन कौन से एसेट पर लगता है, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर बहुत ही ज्यादा समझोगे तो ओनली टू द स्पेसिफिक बिल्डिंग्स जो हमारी वैल्यू बढ़ा रही हैं, या फिर जितनी भी कंपनी की प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट्स भी हैं, जो मशीनरीज हो गई, या फिर एंटायर क्लास ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स, या फिर जितने भी कंपनी के नॉन करेंट एसेट्स हैं, या कंपनी इनको इंडिविजुअल बिल्डिंग्स पर लगाएगी ऑन अ सिलेक्टिव बेसिस। तो बताओ किस पर लगाएगी, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग्स पर। क्यों, क्योंकि इनका प्राइस जो है वो आपका बढ़ता है, मशीनरीज तो आपकी यूजुअली कम ही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि हमारी एंटायर क्लास जो है लैंड एंड बिल्डिंग्स की, उसमें हम जाएंगे जहां पर हमारे एसेट्स जो है वो सिमिलर नेचर और यूज के हैं। तो अगर एक बिल्डिंग को रिवैल्यू किया जा रहा है तो जितने भी एसेट्स यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग क्लास में हैं उन सभी को रिवैल्यू किया जाएगा, ताकि सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन को हम अवॉइड कर सकें। ठीक है, चलो, only to the specific buildings that have increased in value, to all of the company's property, plant and equipment, to the entire class of land and buildings, to all of the company's non current assets,
कंपनी कैन अप्लाई टू द इंडिविजुअल बिल्डिंग्स ऑन अ सिलेक्टिव बेसिस। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपसे एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं कि अगर हमने इसको इनिशियली रिकॉग्नाइज किया तो यहाँ पर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट्स भी हमें करने होंगे, ठीक है। तो ऐसे में कंपनी डिसाइड करती है कि नहीं, हम रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कौन से एसेट्स हैं जिस पर ये अप्लाई होगी पॉलिसी? तो ऑफ कोर्स यहाँ पर याद रखिएगा कि जितनी भी हमारी लैंड एंड बिल्डिंग्स हैं वहां पर हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं, मशीनरीज में हम डेप्रिसिएशन का मेथड यूज कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से हमारा ये वर्क चल रहा होता है, ठीक है। चलिए, एसेट जो है वो रिवैल्यू हुआ और इसकी कैरिंग अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग ले लो, प्रॉपर्टी ले लो। अब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये जो पर्टिकुलर एसेट है इसको रिवैल्यू किया गया था, तो करेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम इसकी इंक्रीमेंट जो हुई है वैल्यू में वो क्या करेंगे? तो ये बोल रहे हैं कि भाई इसको कहाँ लेकर जाओगे? तो देखो, ये अगर आपने मेरी क्लासेस की है तो बहुत अच्छे से पता होगा कि रीवैल्यूएशन सरप्लस रिजर्व्स हमारे पास होते हैं जिसमें हम इसे शो कर रहे होते हैं। इवन अगर हम बैंक की बैलेंस शीट देखेंगे तो वहां भी हमें रिवैल्यूएशन सरप्लसेस यूज करने होते हैं, तो वहां ही हम इसको लेकर जाएंगे। एक्सेप्शन कब आता है? जब हमारे पास में जो इंक्रीज हुआ है वो एक प्रीवियस रिवैल्यूएशन डिक्रीज की वजह से रिवर्स हो रहा है सेम एसेट का, तो फिर हम यहाँ पर इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। कि पहले यहाँ पर मान लो मैंने जमीन खरीदी, तो 1 करोड़ रुपीस की जमीन थी, वो बाद में 1.5 करोड़ की हो गई, या 1 करोड़ 25 लाख की हो गई। फिर कोविड आया, कोविड आने के बाद में उसका जो वैल्यू था वो 1 करोड़ 25 लाख से 1 करोड़ 10 लाख चला गया। तो अब यहाँ पर ये जो मेरे 15 लाख रुपीज है ये मैं एक एक्सपेंस में दिखा दूंगी अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। डेप्रिसिएशन एक सिस्टमैटिक एलोकेशन है एसेट के कॉस्ट ओवर इट्स वैल्यू लाइफ को एलोकेट करने के लिए। तो पूछ रहे हैं कि जब यहाँ पर हम चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन अ न्यूली एक्वायर्ड मशीन, तो वो कौन सी सिचुएशन रहेगी, मतलब कौन सा टाइम से रहेगा? तो फ्रॉम द डेट द मशीन इज डिलीवर्ड टू द फैक्ट्री, फ्रॉम द डेट द पेमेंट फॉर द मशीन इज मेड इन फुल, फ्रॉम द डेट की जब हम इसको एक्चुअल यूज फॉर प्रोडक्शन में रख रहे हैं, फ्रॉम द डेट की अवेलेबल है फॉर यूज, ठीक है, या फिर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब इसके लिए ना एक एग्जांपल याद रखना मेरा। अगर मान लो मैंने शोरूम से कार निकाली और लाकर अपने घर में खड़ी कर दी, मैंने उसका कुछ भी यूज नहीं किया, अब वो 1 साल रखी है या 2 साल रखी है, क्या उसकी वैल्यू कम होगी या नहीं होगी? शोरूम से निकलते ही कार की वैल्यू कम हो गई। अब वो अवेलेबल फॉर यूज है, दो मैं उसे यूज नहीं कर रही हूँ। तो सेम चीज हमारी मशीन के साथ में भी जा रही होती है, ठीक है। तो हमारे पास में जैसे ही अवेलेबल फॉर यूज होगी, तब से हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि डेप्रिसिएशन इसके ऊपर हमें चार्ज करना होता है, राइट। चलो नेक्स्ट आ जाओ। फ्रॉम एन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज कैटेगराइज्ड इन सेवरल वेज। अब ये पूछ रहे ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है? ये तो मैंने आपको पूरा एक डायग्राम बनाकर तब समझाया था कि माइंड मैप टाइप्स का, कि किस तरीके से हम इसमें ऑथोराइज्ड कैपिटल लेकर चलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। पहला बोल रहे हैं कि जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर किया जा रहा है। दूसरा बोल रहे हैं दैट हैज बीन पेड अप बाय द शेयर होल्डर्स। तीसरा बोल रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो कि कंपनी को परमिट किया गया है कि भाई आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, और वो भी इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। चौथा बोल रहे हैं वो इशूड कैपिटल जो कि सब्सक्राइब ही कर ली है पब्लिक ने। और यहाँ पर लास्ट बोल रहे हैं वो पोर्शन ऑफ कैपिटल जो कि डिसाइड की गई है कि हम अपने शेयर होल्डर से लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स यहाँ पर इसका आंसर आपका होगा कि जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू हमें अलाउ किया गया है कि हम मैक्सिमम इतना ही कैपिटल पब्लिक से ले सकते हैं, और या फिर इतने ही कैपिटल के शेयर्स हम यहाँ पर इशू कर सकते हैं, राइट। तो इसको हम नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। सेकंड नेम याद रखना जरूरी होता है क्योंकि एग्जाम को टफ बनाने के लिए बहुत बार आपको ऑथोराइज कैपिटल की जगह नॉमिनल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल वर्ड यूज कर लेंगे और फिर आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। ओके, चलो आ जाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार बता देती हूँ। देखो होता क्या है, जैसे सेबी के पास हमने अपना ड्राफ्ट वगैरह भेजा, तो वो यहाँ पर हमें बता देंगे कि अच्छा 500 करोड़ के आप शेयर्स जो है वो इशू कर सकते हो, तो हो गया ऑथराइज कैपिटल। लेकिन हमने जो इशू किए वो किए अभी केवल 250 करोड़ के, तो ये हो गए मेरे इशूड कैपिटल। लोगों ने सब्सक्राइब किए लेकिन यहाँ पर केवल 200 करोड़ के, तो 200 करोड़ हो गए मेरे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब 200 में भी लोगों ने अभी जो पे किया है पैसा वो केवल 100 करोड़ किया, तो ये 100 करोड़ हो गया मेरा पेड अप कैपिटल। और बाकी जो अमाउंट था वो मैंने धीरे धीरे कर अलग अलग कॉल्स में मंगवाया। तो पहले कॉल में मैंने 50 करोड़ मंगवाया, तो वो हो गया मेरा कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। और जो कैपिटल अभी सब्सक्राइब में हमारे पास में 200 करोड़ था लेकिन हमने 100 करोड़ ही लिया, तो वो जो 100 करोड़ रुपीस अभी पे नहीं हुए हैं जब तक, उसे क्या बोलेंगे उस टाइम तक? अनपेड कैपिटल, ठीक है। चलो
कंपनीज जो हैं वो स्ट्रक्चर करते हैं उनके कैपिटल को अलग अलग वेज में ताकि फ्यूचर नीड्स को मीट कर पाए। तो पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा इनमें से बेस्ट डिफाइन कर रहा है रिजर्व कैपिटल को। एक पोर्शन कंपनी के प्रॉफिट का जिसको हमने अलग से रखा है किसी रिजर्व में और इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं एज डिविडेंड। दूसरा बोल रहे हैं अमाउंट हमने कलेक्ट किया एज अ प्रीमियम ऑन द इशू ऑफ शेयर्स व्हिच हैज स्पेसिफिक यूजेस। तीसरा बोल रहे हैं एक पोर्शन है कंपनी के अनकॉल्ड शेयर कैपिटल का जो कि यहाँ पर टू बी कॉल्ड अप है ओनली इन द इवेंट की कंपनी वाइंड अप करेगी। टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट हैज बीन सब्सक्राइब्ड लेकिन ये अभी तक कॉल्ड अप नहीं हुई है बाय द डायरेक्टर्स। या फिर पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल दैट हैज नॉट येट बीन इशूड टू द पब्लिक। रिजर्व में हमारे पास कौन सा कैपिटल आता है? तो याद होगा रिजर्व प्रॉफिट्स बताए थे मैंने, है ना। मैंने और क्या बताया था आपको? मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में रिजर्व सरप्लस होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर प्रॉफिट्स और सरप्लस मेरा रिजर्व कैपिटल होगा नहीं। ये कौन सा कैपिटल होता है? कैपिटल अगर यूज हो रहा है वर्ड तो ये हो जाता है अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, राइट। जो कि अभी हम तब लेंगे लोगों से, मान लो कंपनी बंद हो रही है और यहाँ पर जिन लोगों ने हमारे शेयर्स खरीदे थे 100 करोड़ रुपीस अभी वहां से नहीं आए हैं। तो कंपनी जब बंद हो रही है और मुझे अपना डेट पे करना है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं अपने शेयर होल्डर से बोलूंगी कि आपके पास जो 100 करोड़ रुपए मुझे देने थे वो मुझे अब लौटा दो। तो ये वो अमाउंट हो गया रिजर्व कैपिटल, ठीक है। और रिजर्व सरप्लस या फिर रिजर्व प्रॉफिट्स कौन से होते हैं? ये वो पैसा है जो यहाँ पर हमने अलग से रखा हुआ है और इसको हम डिविडेंड के फॉर्म में नहीं ट्रांसफर करेंगे। आ गया समझ में? अच्छा, अब अगर याद रखना एक चीज और कि हमारे पास में कैपिटल रिजर्व जो होता है वो हमारे कैपिटल प्रॉफिट से बन रहा है। रिजर्व कैपिटल अलग हो गया, कैपिटल रिजर्व अलग हो गया। कैपिटल रिजर्व क्या है? मैंने यहाँ पर कोई मशीन खरीदी थी, अब वो मशीन हो सकता है कि किसी वजह से और थोड़ी महंगी बिक गई। फॉर एग्जाम्पल जब कोविड का टाइम आया था ऐसी सिचुएशन आ गई थी, तो मैंने जब खरीदी तब 100 रुपए की खरीदी, बेची 120 की, तो 20 रुपीज जो थे वो मेरे कैपिटल प्रॉफिट्स में जाएंगे। Preference shares often create preferential rights to their holders as compared to equity shareholders। बिल्कुल सच बात है। अब पूछे ये जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है यहाँ पर एग्जैक्टली exactly होता क्या है? तो इसका आंसर तो आप लोग मुझे बहुत आसानी से दे सकते हो, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था। पहला बोल रहे हैं कि होल्डर को हमने राइट दे दी कि पार्टिसिपेट करो सरप्लस प्रॉफिट्स में कंपनी के आफ्टर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव बीन पेड अ डिविडेंड। जब हमने यहाँ पर शेयर होल्डर्स जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स के इनके डिविडेंड पे कर दिया, उसके बाद में हमने इन्हें राइट दी है टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट्स। टू पार्टिसिपेट, they give the holder the option to convert their preference shares into equity shares convertible। they entitle the holder to receive arrears of dividend from past years। arrears of dividend मतलब जो dividend unpaid था past years का, उसको रिसीव करने की राइट मिल रही है बिफोर कि कोई और डिविडेंड हमें पे किया जाएगा हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। पहले मेरा जो पुराना पैसा है वो वापस करो, तब अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स जो यहाँ पर कॉमन पीपल हैं उनका पैसा उनको देना। कंपनी रिफंड करेगी कैपिटल ऑफ दी शेयर्स विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। या फिर दे ग्रांट द होल्डर वोटिंग राइट्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो इसका आंसर हमारा हो जाता है यहाँ पर सी। देखो इसमें क्या है, पहले वाले में हमारे पास क्या है कि अगर मान लो मैंने 1,000 रुपए निकाले डिविडेंड के लिए लेकिन मैं 900 रुपए ही पे कर पाई और 100 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा बच गए, तो अब मैं यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों से बोलूंगी कि हाँ मुझे पता है मैंने तुम्हें तुम्हारा डिविडेंड दे दिया है, लेकिन ये जो 100 रुपए हैं क्योंकि तुम्हारे पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो ये भी तुम ही रख लो। दूसरे में हम यहाँ पर अपने प्रेफरेंस शेयर्स को, जैसे 100 मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो महंगे आए हैं और इक्विटी शेयर्स थोड़े सस्ते हैं, तो 100 शेयर से मैंने 150 इक्विटी शेयर्स कन्वर्ट करवा लिए, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तीसरे हैं क्यूमुलेटिव कि मेरे को भाई फर्स्ट ईयर में कंपनी लॉस में थी, सेकंड ईयर में लॉस में थी, थर्ड ईयर में, पहले और दूसरे साल में जब आप लॉस में थे और आपने बोला था 15% डिविडेंड दोगे, तो पहले पहले 2 साल का डिविडेंड दो, इस साल का डिविडेंड दो, उसके बाद कहीं जाकर अपने इक्विटी वालों का डिविडेंड उनको पे करोगे अगर कुछ बच जाता है। चौथे में बोल रहे हैं कंपनी रिफंड कर देगी अपने शेयर्स को विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, तो ये आपके रिडीमेबल होते हैं। रिडीमेबल में हमें 20 साल का टाइम दिया जाता है जनरली, और अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो 30 साल का टाइम दिया जाता है। चौथा, पांचवा बोल रहे हैं ये यहाँ पर होल्डर को वोटिंग राइट दे रहे हैं सभी सर्कमस्टांसेस में, तो यहाँ पर ये हमारे वोटिंग शेयर्स होते हैं, ठीक है।
चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों अलग अलग है, सबके पास अलग अलग राइट्स है, अभी हमने देखा है क्वेश्चन के थ्रू। तो यहाँ पर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में स्पेशली ऐसा होता है, तो कंपनी अगर वाइंड अप करेगी तो क्या ऑर्डर रहेगा, ये भी आपको याद हो चुका होगा अभी तक। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपनी जो है वो अपना उधार वापस करती है, क्योंकि यहाँ पर जो डेट होता है वो एक लीगल, आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास लीगल ऑब्लिगेशन बन जाती है कि हमें उसे रीपे करना है। इसके बाद में यहाँ पर कौन आता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आते हैं या इक्विटी। प्रेफरेंस क्या होता है, हम किसी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम जब कंपनी बंद हो रही होगी तब भी प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करते हैं, आगे समझ में। तो याद रखना, सबसे पहले हम जिसका भी उधार लिया है वो वापस करते हैं, फिर यहाँ पर हम उन लोगों को प्रायोरिटी देते हैं जो हमारे प्रेफरेंस में होते हैं, प्रायोरिटी लिस्ट में होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में आ जाते हैं। और फिर अगर कुछ बच जाता है तो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देते हैं, वरना वो भी नहीं देंगे तो कोई हमारे ऊपर लीगल क्लेम नहीं आएगा। ये रेजिडुअल क्लेमनेंट्स होते हैं और इनको सिर्फ तभी देते हैं जब सरप्लस फंड जो है वो हमारे पास बच जाता है। नेक्स्ट है, एक कंपनी कलेक्ट करिए शेयर कैपिटल इंस्टॉलमेंट्स में। अब इसने कॉल्स की फॉर द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर द अलॉटमेंट। व्हाट इज द की रूल रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ अ सिंगल शेयर कॉल। एक कंपनी शेयर कैपिटल कलेक्ट कर रही है, किस में कर रही है, इंस्टॉलमेंट्स में कर रही है। अब इसने कॉल्स की यहाँ पर फॉर द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर द अलॉटमेंट टू फाइन व्हाट इज द की रूल। अब यहाँ पर आपने क्या किया, पहले आपने कॉल्स की फॉर द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर द अलॉटमेंट, लेकिन यहाँ पर अब आपसे पूछ रहे हैं कि क्या की रूल रहेगा अगर आप एक सिंगल शेयर कॉल कर रहे हो। वो जो अमाउंट आपने बुलवाया है वापस, जो मैंने आपको 100 करोड़ रुपए पेड अप में दे दिए, 200 करोड़ तक के शेयर्स इशू किए थे, हमने सब्सक्राइब किए थे, उनमें से 100 करोड़ आ गए, 100 करोड़ बचे। 100 करोड़ में से अब आप 50 करोड़ ले सकते हो, 25 करोड़ ले सकते हो, 75 करोड़ ले सकते हो, या पूरे 100 करोड़ एक साथ ले सकते हो, या फिर यहाँ पर आपको जितना भी पैसा लेना है वो 3-3 महीने के कॉल्स में लोगे। तो बताओ क्या रहेगा डिफरेंस। यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप एटलीस्ट 25% से ज्यादा अपना पैसा नहीं ले सकते हो, तो 25 करोड़ रुपीस तक का पैसा आप ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, नॉट द मार्केट वैल्यू बट नॉमिनल वैल्यू, याद रखने वाली लाइन भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर एक शेयर होल्डर है जो कि किसी कॉल पर पे करते हैं ऑन द ड्यू डेट, लेकिन वो फेल कर गए, अब कंपनी इन पर लगा रही है इंटरेस्ट चार्जेस, ठीक है, फॉर कॉल इन अरीराज। तो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है इस मैटर पर, तो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज कर सकते हैं, क्या बोल रहे हैं। एक कंपनी थी, उन्होंने बोला अपने शेयर होल्डर से कि पैसा भेज दो, कॉल अप कैपिटल कॉल किया उनको, उन्होंने नहीं भेजे। अब यहाँ पर उनको दोबारा कॉल किया गया कि भाई देखो ऐसा है, आप मेरा पैसा वापस करो। उन्होंने बोला चलो अब की बार कर देता हूँ, लेकिन आपने बोला कि भाई बहुत दिन हो गए हैं, ऐसा नहीं होता है, अब आपके ऊपर एक पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी कैसे लगेगी, हम एक इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्ज करेंगे। तो वो इंटरेस्ट कितना होगा, 6%, 10%, 12%, 15%, या कोई भी इंटरेस्ट हम चार्ज ही नहीं कर रहे अगर आर्टिकल साइलेंट है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आप 10% से ज्यादा अपना अमाउंट चार्ज नहीं कर सकते। और ये जो 10% है ये कौन सा वाला है, पर एनम, एक साल में, ठीक है, महीने का नहीं है। तो 10% पर एनम। नेक्स्ट आ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो फ्यूचर कॉल्स के लिए अर्लियर स्टेज पर ही पे कर देते हैं, जिसको हम कॉल इन एडवांस बोलते हैं। मैंने पैसा पहले ही कंपनी को दे दिया, कंपनी के मजे आ गए, कंपनी को कोई प्रोजेक्ट शुरू करना था, उसने वो पैसा वहां पर यूज कर लिया। अब ये जो बैलेंस है हमारा कॉल इन एडवांस में, इसे कंपनी की बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाएंगे। एक चीज याद रखना, किसी भी बिजनेस में अगर कोई अमाउंट उसको पहले मिल जाती है, एडवांस में मिल जाती है, एक ऑर्डर एडवांस में आया, पेमेंट एडवांस में आ गई उस ऑर्डर की, ऑर्डर बाद में जाएगा, या फिर कोई पैसा कंपनी के शेयर होल्डर्स को देना था, उन्होंने समय से पहले दे दिया, तो ये कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी बन जाता है, क्योंकि कंपनी को वो पैसा अभी नहीं बाद में मिलना चाहिए था, इस पर कंपनी का हक नहीं है। अच्छा, सिमिलरली एक कंपनी है जिसको पैसा अभी मिलना था लेकिन वो थोड़े बाद में मिलेगा, किसी ने कंपनी से उधार लिया, तो वो कंपनी के लिए एसेट हो गया क्योंकि वो कंपनी का खुद का पैसा है। अब ये बोले जो कॉल इन एडवांस पैसा आपने मंगवाया है इसे कहाँ डालोगे, पेड अप शेयर कैपिटल में डालोगे शेयर होल्डर के फंड में, या फिर एक सेपरेट आइटम बनाओगे करेंट लाइबिलिटीज का,
या फिर रिजर्व फंड सरप्लस में रखोगे, या कॉल इन अरीराज अमाउंट से डिडक्ट ही कर लोगे, या फिर एक नॉन करेंट लाइबिलिटी दिखाओगे। तो अब जितना मैंने समझाया इतना तो समझ चुके हो कि एक करेंट लाइबिलिटी, सॉरी, एक लाइबिलिटी है। ऑफ कोर्स अब तो मेरे मुंह से निकल गया। वैसे ये एक लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी पे करेंट होगी, क्योंकि कॉल इन एडवांस में किया गया है। 1 साल के अंदर अंदर ये अमाउंट वैसे भी सेटल हो जानी चाहिए थी। ठीक है। और पेड अप कैपिटल में केवल वही पैसा आएगा जो शेयर होल्डर्स पैसा दे चुके हैं। नेक्स्ट आ जाओ। जब कोई शेयर हमने इशू किया, हमने यहाँ पर अपना शेयर इशू किया, हमें केवल 500 करोड़ रुपए चाहिए थे, लेकिन हमारी कंपनी इतनी बेहतरीन है, इतना अच्छा प्रोडक्ट देती है, इतनी अच्छी इसकी एसेट्स यहाँ पर, सब चीजें, इसकी नेटवर्थ इतनी अच्छी है, इसकी बैलेंस शीट, इसकी इनकम यहाँ पर बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पर हमारे जो शेयर्स हैं वो ओवर सब्सक्राइब हो गए। जैसे आपने बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के आईपीओ में देखा होगा, जैसे मोबीक्विक का आया था, विशाल मेगा मार्ट का भी आया था अभी, इसके अलावा भी आते रहते हैं, उसका आया था, एनर्जी का आया था, बहुत सारे इस तरह के आते हैं। अब ऐसे में कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि वो प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में स्टैंडर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है अलॉटी से। तो याद होगा प्रो रेटा अलॉटमेंट में मैंने समझाया था कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कितनी एप्लीकेशंस हमारे पास में आई हैं, फिर हम एक रेशियो लेकर चलते हैं। जैसे अगर मान लो हमारे पास टोटल एप्लीकेशन आई 900 शेयर्स की, और हमारे पास है 450 शेयर्स, तो हम क्या करेंगे, 2:1 के रेशियो में जाएंगे कि 2 एप्लीकेशन पर 1 शेयर देंगे, है ना। तो यहाँ पर अब ऐसी ही सिचुएशन में आपसे बोल रहे हैं कि जब 2 शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया, तो वो जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा है वो आप कहाँ लेकर जाओगे। तो पहले बोल रहे हैं कि हम रिफंड कर देंगे। रिफंड कौन सा पैसा करते हैं, जो हमारा रिजेक्ट कर दिया हमने। फिर दूसरा बोल रहे हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में लेकर जाएंगे। तीसरा बोल रहे हैं ये कंपनी के लिए एक प्रॉफिट होगा। चौथा बोल रहे हैं इसको हम टवर्ड्स एडजस्टमेंट कर देंगे और टवर्ड्स अलॉटमेंट। या फिर बोल रहे हैं कि अलॉटेड जो मनी था, सॉरी, जो यहाँ पर रिसीव्ड मनी था, इसको फोरफिट कर देंगे। तो फोरफिटेड कौन सी अमाउंट होती है, जो यहाँ पर शेयर होल्डर्स पैसा नहीं देते हैं बार बार कॉल्स करने पर भी, तो फोरफिटेड शेयर्स होते हैं। तो क्या होगा, इसको हम अलॉटमेंट की तरफ यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। ठीक है। तो या क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर देखेंगे कि कितने शेयर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया है। फिर जैसे यहाँ पर हमारे पास शेयर एप्लीकेशन अमाउंट हमेशा कम होती है और अलॉटेड अमाउंट हमारी हमारी ज्यादा होती है, या फिर बराबर हो सकती है। तो जो हमने अलॉट किए हैं शेयर्स, उधर की तरफ इस पैसे को, बचे हुए को एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है। और तब भी अगर कुछ पैसा बच गया अलॉटमेंट के बाद, एडजस्ट करने के बाद में, तो इसको हम कॉल इन एडवांस में या तो रख देंगे या तो फिर इसको रिफंड करेंगे। पहले रिफंड नहीं करते हैं। जब कोई कंपनी इशू कर रही है शेयर्स को एट अ प्राइस हायर देन देयर फेस वैल्यू, 100 रुपए का फेस वैल्यू था या 10 रुपए का फेस वैल्यू था, कंपनी ग्रो करी तो यहाँ पर 100 रुपए का शेयर हो गया। अब जो एक्सेस अमाउंट है वो हमारी किस में चली गई, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में चली गई। जब हमारे शेयर्स प्रीमियम पर इशू है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में हमारा प्रीमियम अमाउंट चला गया। लीगली परमिटेड कौन सा यूज नहीं है इनमें से, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का पैसा है उसे हम कहाँ यूज नहीं कर सकते, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स में हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है कंपनी के उनको राइट ऑफ करने में, या डिविडेंड्स पे करने में, या जो एक्सपेंसेस और कमीशंस हैं जो हमने अपनी सिक्योरिटीज इशू करने में यूज किया उसे राइट ऑफ करने में, या फिर टू प्रोवाइड प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। हम ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है इसका पैसा कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको देखो हम लोग यहाँ पर किस किस चीज में यूज कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी बोनस इशू करने हैं, कुछ भी एक्सपेंसेस यहाँ पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इशू एक्सपेंसेस, इन सबको राइट ऑफ करना है, या फिर रिडेम्पशन प्रीमियम, या फिर बाईबैक करने अपने खुद के शेयर्स। लेकिन जो डिविडेंड्स हैं वो हमारे कहाँ से जाते हैं, जो कंपनी को प्रॉफिट होता है, जो रिजर्व सरप्लस है कंपनी का, ठीक है, उधर से जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। जब कंपनी फोरफिट कर रही है शेयर्स को, फोरफिट कब करती है, जब कॉल इन जो हमारा कॉल्ड अप मनी था वो आया नहीं, तो यहाँ पर कंपनी फोरफिट करेगी। अब इसके पास एक ऑप्शन है कि वो इन सभी शेयर्स को री इशू करे। तो कितना डिस्काउंट अलाउ किया गया है ऑन री इशू ऑफ सच शेयर्स,
देखो 10 शेयर्स मेरे गए थे जिसमें से 5 का पैसा वापस आ गया, 5 रुपए का पूरे शेयर्स के पैसे आ गए हमारे पास, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ने पेड अप के टाइम पर हमें 5-5 रुपीस तो दे दिए थे, लेकिन बचे हुए 5 रुपीस आने बचे थे, जो उन्होंने डिस्पाइट सेवरल कॉल्स नहीं दिए। फिर हमने उन्हें 14 डेज का नोटिस दिया, फिर भी उन्होंने हमारा पैसा वापस नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशन में अब हम उनके शेयर्स को फोरफिट करेंगे। जब हम फोरफिट कर रहे हैं शेयर्स को, तो इसके बाद हम इन्हें री इशू करेंगे। री इशू करने में हम इन शेयर्स को अलाउ किया गया है कि डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। तो अब अगर हम इन्हें इशू करेंगे डिस्काउंट पर, तो हम मैक्सिमम कितना डिस्काउंट लगा सकते हैं? 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, कोई भी डिस्काउंट अलाउड नहीं है। जो डिस्काउंट है वो कोई भी अमाउंट हो सकती है, एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Discount allowed on the reissue cannot exceed the amount that has been received on those shares prior to forfeiture. या फिर discount allowed on reissue cannot exceed the amount that was unpaid on those shares. तो अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर हमें बोला जाता है कि देखो आप अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर लेकर नहीं आ सकते, लेकिन अगर आप इन्हें री इशू कर रहे हो तो लेकर आ जाओगे। बट याद रखना, जो ओरिजिनल शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया था, ठीक है, उससे ज्यादा का डिस्काउंट आप नहीं दे सकते। मुझे 5 रुपीस तो उन्होंने पे कर ही दिए थे, तो मैं 6 रुपए का डिस्काउंट नहीं दे सकती, मैक्सिमम 5 रुपए का ही डिस्काउंट उन्हें दे सकती हूँ। 10 रुपए का शेयर था, ठीक है, 15 रुपए का शेयर मान लो, 5 रुपए आ गए थे, 10 आने बचे थे, तो मैं इन्हें मैक्सिमम 5 रुपए का ही डिस्काउंट दे सकती हूँ रीइश्यू में। क्यों? क्योंकि 5 रुपए तो चलो मुझे रिसीव हो गए, बट जो 10 रुपए बचे हुए हैं वो मैं इनको यहाँ पर उसको ऐसे ही लूंगी पूरा का पूरा, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो फोरफिट कर लेते हैं कंपनी ने अमाउंट को, उसको शेयर फोरफिचर अकाउंट में डाल देते हैं पैसे को, और इसको हम यहाँ पर जो डिस्काउंट हमने दिया, ठीक है, जो 10 रुपए के शेयर हमारी गई और 5 रुपए का डिस्काउंट दिया, इसमें हम इसको यूज कर लेते हैं, और रिमेनिंग बैलेंस जो है वो फिर क्या होगा, हमारे री इशू का एक कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा बन जाता है, और उसे हम कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। ठीक है, इसी के साथ में हमारे 30 क्वेश्चंस और कंप्लीट हो गए हैं। 30 क्वेश्चंस का मतलब 3 और नेक्स्ट चैप्टर्स हमारे प्रॉपर्ली तैयार हो चुके हैं। रेस्ट ऑफ द क्लासेस हम 2 दिन में और कवर कर लेंगे। तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट सीरीज के बाद में एमसीक्यूज भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट होता है बिना झिझक कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पर पूछ लिया करो, सोचा मत करो। आपको कभी लगता हो कि यार मेरा डाउट तो बहुत बेकार सा है, कोई बात नहीं, पूछ लो, जब मैं आंसर दे दूंगी तो डिलीट कर देना कमेंट अगर आपको ऐसा लग रहा है। बाकी कभी भी शर्म मत करना, आपके एग्जाम से आपका करियर बन रहा है, किसी का ना नुकसान हो रहा ना किसी का फायदा हो रहा। ठीक है, चलो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। और आज मेरा पेन थोड़ा खराब था तो मैं लिख नहीं पाई चीजों को, बट आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइज। आरपी एकेडमी आप सभी के लिए यहाँ पर आईएफएससीए, एडा एंड बाकी एग्जाम्स के कुछ ना कुछ कोर्सेज लाते रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आपके लिए लेकर आए हैं आईएफएससीए का कोर्स, जहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगी कंप्लीट सिलेबस कवरेज। तो पीडीएफ्स में आपको यहाँ पर क्लासेस नहीं मिलती है, क्लासेस वाईटी पर सभी फ्री रहती हैं। फेज 1 पेपर 2, फेज 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 का आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएंगी। साथ में आपकी इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, कॉमर्स, गिफ्ट सिटी, आईएफएससीए एक्ट एंड इंश्योरेंस सारी चीजें कवर हो रही हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश गाइडेंस आपको मिलेगा, एसे प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। 5 मॉक टेस्ट फेज 1 पेपर 2, 5 मॉक टेस्ट फेज 2 पेपर 1 एंड 5 यहाँ पर सॉरी पेपर 1 फेज 2 पेपर 1 एंड फेज 2 पेपर 2 के लिए मिलेंगे। अब इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या क्या मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको हम नोट्स देंगे वो मैं पहले ही बता देती हूँ, आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो। बेसिकली आप डाउनलोड कर सकते हो, बट वो आपके एप्लीकेशन से ही आप एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो आप एक्सेस करने के लिए अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, तो वो प्रिंट नहीं हो सकते इन शॉर्ट। अच्छा, दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करें आईएफएससी ग्रेड ए का एमसीक्यू और मॉक टेस्ट बैच, तो इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें हम आपको 200 प्लस एग्जाम लेवल एमसीक्यूज पर सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे। तो कॉमर्स अकाउंटेंसी, एफएमसी, इंडियन ग्लोबल इकोनॉमी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, फाइनेंस, जीके, करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, आईएफएससी एक्ट, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर कैसे कवर हो रही हैं, हर सब्जेक्ट की आपको 200-200 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे।
मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं तो रियल एग्जाम सिमुलेशन यहाँ पर रहेगा 5 फेज 1 पेपर 2, 5 फेज 2 पेपर 1 एंड आपको डिस्क्रिप्टिव एज में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स विद मॉडल आंसर्स मिलेंगे एंड साथ में यहाँ पर जब हम आपको अपने कोर्सेज में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट प्रोवाइड करते हैं या अपने मॉक टेस्ट में, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, हमारे प्लेटफॉर्म पर या तो पीडीएफ या तो फिर वर्ड फाइल में अपने आंसर्स लिखने के बाद में सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको अपलोड करना होगा। आप अपने सिस्टम में अपने ही यहाँ पर स्टॉप क्लॉक लगाकर ही इन आंसर्स को लिख पाओगे। हमारे प्लेटफॉर्म पर अभी हम आपको टाइमिंग वाला पार्ट नहीं प्रोवाइड करते हैं, पहले मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा, यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आप हमें मेल करो तो आप इसे मेल भी कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को, जिसमें कि आपको यहाँ पर इंडिविजुअल फीडबैक्स मिलेंगे और वो जो फीडबैक्स रहते हैं वो भी हम आपको मेल या फिर आपकी जो फाइल है उसमें अच्छे से लिख कर दे देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। एंड आईएफएससी ग्रेड ए फेज 1 एंड फेज 2 की एक और टेस्ट सीरीज है जहां पर आपका जो प्राइस रहेगा केवल 399 रहेगा एंड यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट ऐसे बुक फॉर पीएफआरडी एंड आईएफएससी ग्रेड ए भी मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर ये केवल आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, साथ में एमसीक्यू बैच की तरह ये आपका काम करेगा। बाकी क्लासेस हम आपको यूट्यूब पर ही देते हैं और यूट्यूब पर ही सारी चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं। ठीक है, तो 5 फेज 1 पेपर 2 मॉक टेस्ट, 5 फेज 2 पेपर 1 मॉक टेस्ट इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, 5 फेज 2 पेपर 2 मॉक टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर आपको ऐसे बुक्स आपके पीएफआरडी और एफआईएफएससी के लिए तो मिल ही रही हैं और इसका प्राइस आपके लिए केवल 399 रहेगा। ठीक है, तो आप चाहें अगर तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आरपीए एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, यार तो rpaacademy.co.in पर जाओगे आप तो आप यहाँ पर हमारी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इसके अलावा आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही है, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।